रूस और नाटो में विनाशक युद्ध शुरू होगा। नाटो को सीधी टक्कर अब रूस देने वाला है। नाटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन की विध्वंसक हथियारों की सप्लाई अब भी जारी है। यूरोपीय देश यूक्रेन का जो टारगेट है को टारगेट इंटेलिजेंस दे रहा है। टारगेट इंटेलिजेंस यहां पर यूरोपीय देश यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन अब नाटो को सीधी टक्कर देने वाला है रूस। नाटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की सप्लाई जारी है, जो कि यूरोपीय देश यूक्रेन को दे रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन को टारगेट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, वेपनरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रूस और नाटो भी आमने सामने आने वाले हैं। टीपी त्यागी जी, यहां पर यूरोपीय देश जो कि यूक्रेन को टारगेट इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं, तमाम विध्वंसक यहां पर वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नाटो और रूस भी आमने सामने आने वाला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जो नाटो देश है और खास तौर पे नाटो का अब सवाल आ जाता है, जो यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश को ये खतरा है कि अगर रशिया यूक्रेन को जीत लेता है तो उसके बाद अगला नंबर निश्चित रूप से हमारा होगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज का होगा। और यूरोपियन कंट्रीज इसलिए उसे यूक्रेन के युद्ध में उलझाए रखना चाहती हैं ताकि वो समय गेन कर सकें, और जो समय गेन करें उसमें विलिंग नेशंस का उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। पोलैंड के अंदर एक जॉइंट स्टाफ सेंटर बनाया है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे यूरोप के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार कर सकें, हम अपनी फोर्सेस को कोऑर्डिनेट कर सकें। उसके लिए हमें समय चाहिए। समय के लिए हम रशिया को यूक्रेन में उलझाए रखें, लिहाजा यूक्रेन को जो मदद दी जा सकती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि साइबर फॉर्म में, स्पेस फॉर्म में, हथियारों के फॉर्म में, और तो और ट्रूप्स भी अगर हमें देने पड़े तो हम, और उन्होंने कह भी दिया है कि हमारे ट्रूप भी वहां पे जाएंगे और असलियत में लड़ भी रहे हैं वहां पे। तो ये यूरोपियन कंट्रीज डर में कर रहे हैं, इसलिए कि जितना डिले हो हम तैयारी कर लें और रूस के अटैक से बच पाए। बिल्कुल, मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। अब जिस तरीके से यूक्रेन ने बेहद बड़ा हमला रूस पर बोला है, 17,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पर रूस को हुआ है, अब रिटेलिएशन भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको ये जंग कितनी और आगे जाएगी? क्योंकि आज ही इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी, लेकिन अब वार्ता तो नहीं होगी, अब तो ये जंग और ज्यादा एस्केलेट ही होगी। मोहम्मद अली शाह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ आशा जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ सर। जिस तरीके से यहाँ पर इंटेल फेलियर बहुत बड़ा रूस का देखा गया, क्योंकि 18 महीने से तैयारी कर रहा था यूक्रेन, जेलेंस्की ये बयान भी देते हुए आए। क्या लगता है अब ये जंग और कितनी आगे जाएगी और कितना एस्केलेट होगी? जी देखिए, इसको बहुत ही घातक हमला हुआ है यहाँ पर 5 बेसिस पे, और 18 महीनों से ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी चल रही थी यूक्रेन के अंदर, बल्कि इसको ट्रोजन हॉर्स अटैक भी कहा जा रहा है। और ये मेरे को अभी दिख रहा है कि ये लंबा खिंचने वाला है। ये अभी, हालांकि शुरुआत में लोग सोच रहे थे कि कुछ चंद एक दिनों में खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद रूस कब्जा कर देगा यूक्रेन के ऊपर, खत्म हो जाएगा। और यूक्रेन डिफेंसिव पे था, अब यूक्रेन ऑफेंसिव पे आ गया है। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसको प्रिसिशन में बताया है, बड़ी कामयाबी बनाई है। और बताइए, रूस ने इसको आतंकवादी अटैक माना है कि टेररिस्ट अटैक है ये। और इसमें बल्कि जितने भी मुरमांस्क, इर्कुत्स्क, इवानो, रियाजान और अमूर रीजन्स के ऊपर जो हमले हुए हैं, वो हो सकता है अब रूस भी एक जवाबी कार्रवाई करे। और इसमें जितनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, जो कि 150 ड्रोन्स वो शिप हुए थे कंटेनर्स में से, ट्रक में से, और रिपोर्टेडली वो 1 आउट ऑफ 3 रूसियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट, जो कि अनमैन्ड सरफेस ड्रोन्स थी, उसमें ब्लैक फ्लीट के जरिए, मतलब एक तरीके से इसको स्मगल किया गया था इक्विपमेंट को अंदर। और स्मगल करके जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया,
पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब 18 महीने से अगर प्लानिंग हो रही थी और रूस की खुफिया एजेंसीज को, उनकी इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी, तो जी हाँ, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तरीके से ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि भाई ऐसा अक्सर इंटेलिजेंस में क्या होता है ना कि जो भाई घटना घट जाती है, जो चूक हो जाती है इंटेलिजेंस के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो बहुत हाईलाइट होती है। लेकिन ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जैसे कि 100 घटनाएं इंटेलिजेंस प्रोएक्टिव होने की वजह से रुका दिया जाती है, रोक दी जाती है मिडवे। उसके बिल्कुल। बारे में को मालूम नहीं पड़ता और लोगों को वो नोटिस में नहीं आती। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक इतिहास में, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जैसे बोला है कि ये इतिहास में बहुत लंबा दर्ज होगा। ये बहुत ही घातक हमला है और इसमें नुकसान हुआ है। देखिए, जंग में कभी किसी को फायदा हुआ नहीं है, दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों से, दोनों पक्षों से नुकसान हुआ है। किसी का ज्यादा नुकसान होता है, किसी का कम होता है, लेकिन नुकसान होता है दोनों का अल्टीमेटली। बिल्कुल। तो इसमें मैं ये बहुत ही घातक हमला रूस के ऊपर मानता हूं। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, 18 महीने की प्लानिंग, ये तो बहुत बड़ा चूक है। क्या लगता है किस वजह से ये चूक देखने को मिली, वो भी रूस जैसे एडवांस्ड देश के आगे से? देखिए, 18 महीने की प्लानिंग ये तो वो कह रहे हैं, अभी इसमें सच क्या है? पर अगर ये सच है तो ये उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसीज की चूक है। ना केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जितने भी एयरफील्ड होते हैं, हर एक फील्ड में एक पेरीमीटर पेट्रोलिंग भी होती है। दैट इज नेसेसरी, इट इज इन एडिशन टू इंटेलिजेंस। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर भी एक सवाल है कि अगर वो ट्रक जिसमें लकड़ी के ढांचे में रखे हुए ड्रोन, जिसमें रिमोट कंट्रोल से मेटेलिक छत को खोल दिया गया और ड्रोन ने अटैक किया और ये एयरफील्ड के पास से अटैक किया, तो वो एयरफील्ड की पेरीमीटर पर पेट्रोलिंग करने वाली टीम वो क्या कर रही थी? और अगर एक एयरबेस पे हुआ, इतने सारे एयरबेस के ऊपर सब जगह ऐसा फेलियर क्यों हुआ? और ये इसकी करेक्ट लोकेशन निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ से दी गई होगी। इसमें मुझे लगता है कि कुछ और चीजें इन्वॉल्व है। शायद आने वाले दिनों में ये भी पता लगे कि ये अटैक ट्रक से बिल्कुल नजदीक से जाके नहीं हुआ, कहीं से ये ड्रोन दूर से आए हैं और टकराए हैं, और ये मेकअप की स्टोरी है। एनीवे, अभी हम इसके ऊपर 100% यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि 6 या 7 एयरबेस के ऊपर अटैक हो जाए, ट्रक नजदीक तक चले जाए एयरबेस के और वहां की पेट्रोलिंग टीम को पता न लगे। इस किस्म की ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी तो रूस जैसी कंट्री से उम्मीद नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान से उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर में चाहे बेशक वो फेल हो गए, बट दे डिड ट्राई। तो इसमें ऐसा हुआ तो अभी एकदम इस बात को मान लेना ऑन द फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू पे मानो तो अब तक पुतिन 15 बार मर गए होते। भाई, ये वेस्टर्न कंट्री इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इनके हाथ में है। जो एजेंडा ये फैलाते हैं कि उसको तो अल्जाइमर की बीमारी है, उसका तो हाथ काम नहीं करता, तो जो अब तक पता नहीं 20 दफा उन्होंने किया है। शुरू में जितना नुकसान उन्होंने दिखाया रशिया को, उसके हिसाब से तो आधा रशिया खत्म हो गया होता। तो ये इनकी वेस्टर्न कंट्रीज की दी हुई रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से यकीन करना सही नहीं है। रशिया की तरफ से जो खबर आई उसमें उन्होंने क्या कहा? कैजुअलिटी 0। उन्होंने कहा द फायर हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड। अब कैसे कह सकते हैं कि साहब पूरा जो फायर है उसमें पूरा का पूरा Tu-95 उड़ गया? और दूसरी बात एक और, हर एक हथियार में कोई ना कोई एक एचलीज हील होती है। एचलीज हील का मतलब कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। जैसे जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उनमें सबसे ज्यादा कमजोर चीज उनका फ्यूल टैंक होता है। जो फ्यूल टैंक है, अगर उस पर जाके ड्रोन अटैक करे तो फिर उसके पूरी तरह से तबाह होने के चांसेस होते हैं। अगर वहां ना करे, कहीं और हो, तो वो निकलने वाली फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। माय पॉइंट इज कि जब तक इसका पूरा एनालिसिस ना हो, तब तक इस नैरेटिव को मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि इस अटैक के बाद में रशिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अगर
अमेरिका पर्ल हार्बर के बदले में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो भाई साहब पुतिन जी आप क्यों नहीं कर सकते? स्टालिन होता तो अब तक उसने 3 बार कर दिया होता। वहां की जो जनता है वो इस बात को कह रही है। और मैंने जो एक बात और इशारा किया वो ये है कि आवश्यकता है इस दुनिया में अब सुपर पावर वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करने की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की, और हमें रशिया का साथ देने की। S-400 अमेरिका मना करता रहा, हमने लिया, ना रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर की सिचुएशन वो नहीं होती जो हुई है। तो अब हमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में नहीं साहब, जो आम आदमी कॉमन सेंस से सोचता है, एक हल चलाने वाला किसान वो सीधा बोलता है साहब जाओ रशिया का साथ दो, चीन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कम से कम पड़ोसी तो है, अमेरिका तुम्हारे काम नहीं आने का टाइम। लिहाजा now there is a crying need to change the new world order, and in that we should, the whole world should come together and go against America. It is America which is creating every problem everywhere. कोई दूसरा कंट्री है ऐसा जिसके 700 मिलिट्री बेसिस हो पूरी दुनिया के अंदर? क्यों भाई, क्या जरूरत है? 700 बेसिस यानी कि सब जगह को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। Is the world made to be governed by you? Now things are coming. मैं बिल्कुल जज्बे से और दिल से बोल रहा हूँ। जब गले के ऊपर पानी उठने लगता है तब कॉमन सेंस में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको कहा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। लगातार हस्तक्षेप ट्रंप की ओर से सभी की जंगों में देखने को मिलता है।